हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य, जो कि सेमेस्टर 1 के कोर 1 का ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि कोर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट एनी डिले। इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें वर्ल्ड हिस्ट्री को हिस्ट्री पढ़ने के लिए। तो मौर्य साम्राज्य, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मौर्य साम्राज्य की नींव रखने का बहुत बड़ा श्रेय कौटिल्य यानी कि चाणक्य को जाता है, जिसे आप विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त कहें, ये तीनों एक ही पर्सन का नाम है और इनका बहुत ही बड़ा रोल था चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का स्थापना कराने में। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, उनके गुरु कौटिल्य ही थे। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। तो जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, और सेंड्रोकोटस किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो चंद्रगुप्त के लिए प्रयोग किया गया है। इसकी जो पहचान है वो विलियम जोन्स ने की है। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। रिसल शब्द आज से निम्न कुल से उत्पन्न, यानी कि रिसल शब्द का अर्थ होता है जो कि निम्न कुल यानी कि नीचे के कुल का हो। धनानंद को हराने में चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, मैंने कहा सेम पर्सन है, उन्हीं के दो अन्य नाम हैं। तो धनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है एमसीक्यू में, कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा रचित पुस्तक है, या फिर अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। तो इसका सही आंसर होगा चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। तो चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठता है और वह जैन धर्म को मानने वाला था। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, किस प्रकार से धनानंद ने चंद्रगुप्त के गुरु यानी कि कौटिल्य का अपमान किया था भरी सभा में, और उससे क्रोधित होकर उसने उसे सबक सिखाने का प्रण लिया था। किसने लिया था? तो कौटिल्य ने उसे सबक सिखाने का प्रण लिया था, जिससे उसने अपने शिष्य, होनहार शिष्य, जो कि बहुत ही शक्तिशाली भी था, चंद्रगुप्त मौर्य के थ्रू उसको क्या किया? अपने बदला को पूरा किया था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। तो सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? तो 305 ईसा पूर्व में हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी, और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दिए। तो युद्ध में हारने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया, और युद्ध में जो शर्तें रखी गई थी उसके अनुसार उसने काबुल, कंधार और हेरात और मकरान को चंद्रगुप्त को दे दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। तो आप इस प्रकार से देख रहे हैं कि कैसे बड़े बड़े विद्वान चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। सबसे पहले तो उनके प्रधानमंत्री और उनके गुरु दोनों ही कौटिल्य को, जो कौटिल्य थे, वे रहते थे। उसके अलावे मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है। तो मैगस्थनीज का नाम भी आप बहुत बार आपने सुना होगा, उन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी थी। तो मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। तो यहाँ उसने एक पुस्तक लिखी है इंडिका, तो आप इसे ध्यान में रखते जाइए। तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो कौटिल्य। और इंडिका के रचयिता कौन है? तो इंडिका पुस्तक को मेगास्थनीज लिखा है। बिल्कुल भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए।
तो उसने लिखा है कि मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है, यानी कि लोग खुशी से झूमते गाते हैं और आगे आगे शासक यानी कि आगे आगे सम्राट चलते हैं और उनके पीछे पीछे उनके अंगरक्षक होते हैं। आगे देखते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते हैं। तो ये उन्होंने जिक्र किया है मेगास्थनीज ने इस बात का कि किस प्रकार से सम्राट की रक्षा के लिए उनके अंगरक्षक तत्पर रहते हैं, प्रशिक्षित तोतों का उपयोग किया जाता था, तो इसका जिक्र उन्होंने किया है। अब पाटलिपुत्र के बारे में थोड़ा देखते हैं। पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। तो इस प्रकार से पाटलिपुत्र का उस समय का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। तो आप देख सकते हैं पहले तो जो युद्ध होता था, युद्ध में हारने के बाद आपको राजा की सारी शर्तें माननी होती थी और उसने शायद शर्त रखी हो और 500 हाथी उपहार में दिए थे सेल्यूकस को। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को दिए थे, हारने के बावजूद दिए थे क्योंकि उसके साथ संबंध स्थापित हो चुका था। उसकी पुत्री का विवाह मैंने बताया कार्लिनिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हो चुका था। तो संबंध स्थापित होने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास के द्वारा हुई थी। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अंतिम समय में वो श्रवणबेलगोला में थे, तो उनकी मृत्यु उपवास करने के कारण हुई थी श्रवणबेलगोला में और 298 ईसा पूर्व में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार सम्राट बनता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। तो 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में ही मगध की गद्दी पर बैठा। इसे अमित्रघात के भी नाम से जाना जाता है। अमित्रघात जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाश यानी कि दुश्मन को मारने वाला। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की रचना मखलीपुत्र गोशाल ने की थी। तो वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रशार कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मैगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। तो मैगस्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, उसके उत्तराधिकारी मैगस्थनीज के उत्तराधिकारी एंटियोकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला जो कि सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। उसके पुत्र दोनों थे, सुसीम और अशोक। एंथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस वन में से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान खल्लाटक था। बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक राजगद्दी पर बैठा। तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो 269 ईस्वी में ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उड़ेगोलम के लेखों से में पता चलता है कि अशोक का नाम वास्तव में अशोक ही था। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के कनगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्तिशिल्प
रिफिल स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक उल्लिखित है। तो कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के कन्नगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्त शिल्प, यानी कि मूर्ति के रूप में एक शिल्प जिसमें शिल्प का उपयोग किया गया है, तो वो शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र यानी कि पत्थरों पर रूप चित्र बने हुए मिले हैं, जिसमें रानियों अशोक उल्लिखित है। भारवो अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया, जिसका उल्लेख 13वें शिलालेख में है। तो प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी सेकंड ने पाटलिपुत्र में डियानेसियस नामक एक राजदूत भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। तो इसके बारे में आपने बहुत बार या फिर कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। अशोक का हृदय परिवर्तन जो कि कलिंग युद्ध के दौरान ही हुआ था, और कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कल्हन के राजतरंगिनी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो कल्हन ने राजतरंगिनी यानी कि राजतरंगिनी रचना है कल्हन की, जैसा कि मैंने पहले बताया, इंडिका मेगास्थनीज की, अर्थशास्त्र कौटिल्य की, राजतरंगिनी कल्हन की, ये सब याद रखिएगा। वह शैव धर्म का उपासक था। तो अहरौरा लेख में यह घोषणा की गई, अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया की, 12 वर्ष में निगली सागर की एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। तो क्योंकि वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन चुका था, तो उसने बोध गया 10वें वर्ष में बोध गया की, 12वें वर्ष में निगाली सागर की और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक के आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविका को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ अभिलेख में आजीविका का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। तो अशोक ने कई अभिलेखों का निर्माण करवाया, यानी कि कई अभिलेख पाए जाते हैं अशोक द्वारा निर्मित। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। तो आपने इसका भी जिक्र कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपनी पुत्री संघमित्रा को और अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा था। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख शहबाजगढ़ी एवं मनसेहिरा पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। एमसीक्यू में ये पूछा जाता है खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती है, तो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, शिलालेख, स्तंभलेख एवं गुहालेख। तो शिलालेख आप देख रहे हैं कि कई शिलालेखों का निर्माण करवाया, जिसमें ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। उसके बाद है शिलालेख स्तंभलेख जो कि आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसको हम अशोक स्तंभ कहते हैं। तो उसका निर्माण अशोक ने ही करवाया था। और तीसरा है गुहालेख। तो गुहालेख प्राय क्या होता था कि गुफाओं के दीवारों पर लिखवाया जाता था, इसीलिए इसे गुहालेख कहा जाता है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईसा पूर्व में
1750 ईस्वी में, सॉरी नॉट ईसा पूर्व, 1750 ईस्वी में पैद्रेटी फैनथेलर ने की थी। इसकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप को हुई। तो 1750 में खोजा गया था, जिसकी संख्या 14 है, लेकिन 1837 में से जेम्स प्रिसेप ने पहली बार इसको पढ़ने में सफलता पाई। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अशोक ने किन शिलालेखों का निर्माण करवाया था और उसमें क्या क्या चीज़ें लिखवाई थी या फिर क्या क्या विषय थे उनके। तो पहला जो शिलालेख निर्माण करवाया था उसमें उसने पशु बलि की निंदा की गई है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं और खुद से पढ़ सकते हैं कि कैसे उसने शिलालेखों का निर्माण करवाया और सब में कुछ न कुछ विषय अंकित था। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। पहला है प्रयाग स्तंभ लेख। यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले पर स्थापित कराया। दूसरा है दिल्ली टोपरा। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। तीसरा है दिल्ली मेरठ। पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। चौथा है रामपुरवल। यह स्तंभ लेख चंपारण में खोजा गया। चंपारण बिहार में स्थित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की। पांचवा है लौरिया अरेराज, जो कि चंपारण बिहार में है। और छठा है लौरिया नंदनगढ़, जो कि ये भी बिहार चंपारण में है। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। यहाँ आप मौर्य प्रांत देख सकते हैं, कौन कौन से मौर्य प्रांत थे और उनकी राजधानी क्या थी। तो उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग, जिसकी राजधानी तोसली थी। दक्षिणापथ, सुवर्णगिरी और प्रासी की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमिदेई है। इसी में लुम्बिनी में धर्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर यानी कि माफ़ कर दिया। कर जो बलि लगाया जाता था, तो लुम्बिनी का कर को उसने माफ़ कर दिया था। महास्थान बांग्लादेश से प्राप्त सोहगोरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी दैवीय प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त होता है कि किस प्रकार से सूखा का प्रकोप होने के कारण, अकाल पड़ने के बावजूद भी किस प्रकार से मौर्य सम्राट ने लोगों की सहायता की, अपनी प्रजा की रक्षा की थी। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। तो प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, यानी कि सम्राट जो प्रजा होती है वो सम्राट के बच्चे के समान होते हैं। अशोक का सार-ए-कुना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरमेइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में मौर्य साम्राज्य के शासकों के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम मौर्य साम्राज्य के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति का अध्ययन करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें वर्ल्ड हिस्ट्री को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।